हाल ही में खबर आई थी कि रशिया ने यूक्रेन के साथ वाले अपने बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएसए लगातार यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहा है। यूएसए ने यूक्रेन में अपने डिप्लोमेट्स के फैमिली मेंबर्स को ऑर्डर दे दिया है कि उन्हें तुरंत यूक्रेन को छोड़ना चाहिए। इन सब बातों से लगता है कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स यूएसए और रशिया आमने सामने आ गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रशिया और यूक्रेन के बीच क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में यूएसए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का क्या रोल है। क्या इस झगड़े का रीजन सिर्फ बॉर्डर है या फिर असली रीजन है पैसा? तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच की प्रॉब्लम को जानने से पहले हमें इन दोनों के बीच के रिलेशंस को समझना होगा। असल में 1991 से पहले रशिया और यूक्रेन दोनों एक ही देश हुआ करते थे। सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही नहीं, ऐसे 15 देश थे जो सभी साथ मिलकर यूएसएसआर बनाते थे, जिसे हम सोवियत यूनियन या फिर सोवियत संघ भी कहते हैं। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और इसके टूटने के साथ ही सभी देश एक दूसरे से अलग हो गए। तभी अलग हुआ यूक्रेन रशिया से या फिर यूएसएसआर से। तो 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन को आजादी मिली थी यूएसएसआर से। यूक्रेन जो है वो यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। अगर इसके लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में इसका बॉर्डर शेयर होता है रशिया से, नॉर्थ में इसका बॉर्डर शेयर होता है बेलारूस से, वेस्ट में होता है पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया से और साउथ में होता है रोमानिया और मोल्डोवा से। और यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन और रशिया की लैंग्वेजेस और लोग दोनों काफी सिमिलर हैं। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसे हम कहते हैं ईस्टर्न स्लाविक लैंग्वेजेस। इनफैक्ट दोनों ही भाषाओं की ग्रामर और अल्फाबेट्स काफी सिमिलर हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेज के 62% वर्ड्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। और अगर हम लोगों की बात करें तो हिस्टोरिकली ये दोनों लोग भी इन कंट्रीज के, रशिया और यूक्रेन के, काफी ज्यादा सिमिलर है। व्लादिमीर पुतिन ने एक आर्टिकल में कहा था कि यूक्रेनियन और रशियन पीपल एक ही हैं। जब 1991 में यूक्रेन यूएसएसआर से टूट के अलग हुआ तो रशिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। फॉर एग्जांपल, रशिया की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि यूक्रेन में अच्छे खासे नंबर ऑफ पीपल रहते थे। इसी तरह रशिया को एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि जो यूक्रेन का एरिया है वो रशिया के एरिया के कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म है, तो वहां पर ज्यादा एग्रीकल्चर हुआ करता था। इसी तरह से डिफेंस कंपनियां काफी थी यूएसएसआर की यूक्रेन के अंदर। तो यूक्रेन अलग हुआ तो इसके अलग होते ही ये कंपनीज भी यूक्रेन के साथ चली गई। ये कंपनीज काफी ज्यादा एडवांस थी उस टाइम में भी, और आज भी ये वर्ल्ड की डिफेंस मार्केट में काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और एडवांस्ड है। 1999 में रशिया के प्रेसिडेंट बनते हैं व्लादिमीर पुतिन, और 1999 से 2008 तक रशिया और यूक्रेन के बीच के रिलेशंस काफी हद तक ठीक रहते हैं। लेकिन 2008 में आता है एक ट्विस्ट। 2008 में जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उन्होंने एक आइडिया पिच करना शुरू करा कि यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करना चाहिए। नाटो असल में होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऐसी 30 कंट्रीज का ग्रुप है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन रशिया को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि ये रशिया का मानना था कि यूक्रेन तो यूएसएसआर का पार्ट होता था और उस पर अगर वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस आएगा तो वो लोग ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन के लोगों पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करना शुरू करा। इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वहां पे उन्होंने उन लोगों को बोला कि अगर आप लोग रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर रहेंगे तो आप लोग कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे रशियन रूल के अंडर, लेकिन अगर आप वेस्टर्न रूल की तरफ जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे और एडवांस बन जाएंगे। और ये काफी हद तक काम भी करा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूं कि 2008 के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे जो बिडेन, जो कि आज के टाइम के प्रेसिडेंट हैं। अब ये बात सबको पता है कि यूएस और रशिया एक दूसरे को कुछ खास पसंद करते नहीं है, लेकिन जो बिडेन को रशिया से कुछ खास ही ज्यादा दिक्कत है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। साल 1991 में इंडिया और रशिया की स्पेस एजेंसीज के बीच में एक डील होने वाली थी, जिसमें रशिया इंडिया को 7 क्रायोजेनिक इंजन देने वाले थे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए। अब जो बिडेन को बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि रशिया के किसी भी देश के साथ रिलेशंस बने, इसलिए उन्होंने रशिया को ही $24 बिलियन पैसे दे दिए ये डील कैंसिल करने के लिए। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम जो बिडेन का क्या रवैया था रशिया को लेकर। साल 2013 में यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के बीच में एक डील होने वाली थी, जिसकी वजह से यूक्रेन जो है वेस्ट की तरफ थोड़ा झुक जाता, लेकिन रशिया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ऐसा हो। तो उन्होंने वहां के यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अपने इन्फ्लुएंस में लिया और उस प्रेसिडेंट ने इस डील को कैंसिल कर दिया। इस डील के कैंसिल होने के बाद यूक्रेन के अंदर मेजर प्रोटेस्ट हुए और फाइनली वहां के प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा। यह बात भी रशिया को फिर ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई और साल 2014 में उन्होंने यूक्रेन के अंदर इन्वेड कर दिया और वहां के एक क्राइमिया नाम के रीजन को एनेक्स करके अपने कंट्रोल के अंदर ला लिया।
रशियन मिलिट्री ने क्राइमिया रीजन में इन्वेड करा, जो कि यूक्रेन के साउथ में है। क्राइमिया एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला यानी वो एरिया जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया भी एक पेनिनसुला ही है। रशियन मिलिट्री ने क्राइमिया के अंदर इन्वेड करा, वहां की की लोकेशंस जैसे एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेसेस इनको कंट्रोल करा। साथ ही में यूक्रेनियन नेवी के जो हेड थे एडमिरल बेरेजोव्स्की, वो डिफेक्ट कर गए रशियन साइड पे। उनके डिफेक्ट करते के साथ ही क्राइमिया में जो यूक्रेन की मिलिट्री प्रेजेंट थी उसकी 50% भी जाकर रशिया के साथ मिल गई। इसके बाद रशिया ने फॉर्मली एक लॉ पास करा जिसकी हेल्प से उन्होंने क्राइमिया को रशिया के अंदर इंक्लूड कर लिया। इसके बाद जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही ज्यादा था। रशिया को G8 से सस्पेंड कर दिया गया था और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगाए गए थे। अब सैंक्शंस हर चीज पे लगे थे सिवाय गैस के, क्योंकि रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टर है और यूरोपियन कंट्रीज अगर उसके गैस पर ही सैंक्शंस लगा देगी तो फिर उनको गैस कैसे मिलेगी। इस बात का फायदा रशिया ने खूब बढ़िया तरीके से उठाया था। उन्होंने 2014 के बाद से अपने गैस सप्लाई को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा और इसके चलते हुए रशिया के जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई और उनके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो रशिया और यूक्रेन के बीच की टेंशंस ऑल टाइम हाई पर हैं 2014 के क्राइमिया एनेक्सेशन के बाद। रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा सैनिक लाकर खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन का कहना है कि रशिया किसी भी टाइम हमारे देश के अंदर इन्वेड कर सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये फिजिकल इन्वेजन से पहले यूक्रेन को अंदर से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज बार बार रशिया को वार्निंग दे रही हैं कि अगर वो किसी भी तरह का इन्वेजन करते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। रशिया ने इस बात से साफ इंकार कर दिया है कि वो यूक्रेन में कोई भी तरह का अटैक करने का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसने उल्टा नाटो को ब्लेम कर दिया है कि क्योंकि नाटो फोर्सेस जो हैं और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें वेपन्स दे रही हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं। इस वजह से रशिया की जो सिक्योरिटी है उस पर थ्रेट आ रहा है और इसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपने वहां पर फौजी खड़े करे हैं। अब आप लोग एक आयरनी वाली बात सोचिए कि रशिया ने अपने ही बॉर्डर पर 1 लाख सोल्जर्स खड़े कर दिए। ये बात तो यूएसए को बहुत ज्यादा गलत लग रही है, लेकिन यूएसए 7 समुद्र पार से इस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया कंट्रीज तीनों जो कि रशिया से बॉर्डर शेयर करती हैं उसमें अपने हजारों सोल्जर्स खड़े कर चुकी है। लेकिन ये बात यूएसए को बहुत अच्छी लग रही है। असल में यूएसए का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। दुनिया में ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पर उन्होंने जाकर अपनी वकालत ना करी हो। आप वर्ल्ड मैप उठा लीजिए, जहां पर भी 2 कंट्रीज के बीच झगड़ा होता है वहां पर यूएसए जरूर प्रेजेंट होता है। आपने देखा फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के बीच में इनका बहुत बड़ा रोल था। अफगानिस्तान में तो उन्होंने ब्लंडर कर ही दिया है। खैर, तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां पर यूएसए हर झगड़े के बीच में प्रेजेंट होता ही होता है। 2021 के एंड में कुछ सैटेलाइट इमेजेस लीक हुई थी जिसमें देखा गया था कि रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर से थोड़ी ही दूर अपने बैटल टैंक्स, बैटल गन्स और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को स्टेशन कर दिया है। इसी के साथ यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि रशिया ने अपने बॉर्डर के पास अपने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के सोल्जर्स को भी स्टेशन कर दिया है। इसी के साथ यूक्रेन ने यह भी बोला कि उन्होंने बॉर्डर के इलाके में अपनी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज भी बढ़ा दी है। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि रशिया अगले 1 से 2 महीने के बीच में कभी भी यूक्रेन के अंदर इन्वेड कर सकता है। यहां पर मैं आपको एक और बात बताता हूं कि यूक्रेन के ईस्टर्न साइड में 2 रीजन्स हैं, लुहांस्क और डोनेस्क। ये 2 रीजन्स हैं तो यूक्रेन में, लेकिन इनके अंदर रहते हैं रशिया बैक्ड सेपरेटिस्ट जो कि रशिया को सपोर्ट करते हैं। तो यूक्रेन को यह भी डर है कि कल को कोई इन्वेजन होता है अगर, तो यहां पर भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पिछले 5-6 साल में यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई खास बड़ा अटैक हुआ नहीं है। कुछ माइनर क्लैशेस हुए हैं और कुछ स्नाइपर अटैक्स हुए हैं। असल में रशिया जो है वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि नाटो फोर्सेस यूक्रेन में आकर खड़ी हो जाए उसके दरवाजे पर। एक्चुअल में इसके पीछे कारण ये है कि जो नाटो कंट्रीज हैं उनकी गाइडलाइंस में एक आता है आर्टिकल 5। यह आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई भी कंट्री नाटो की 30 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री पर अटैक करेगी, इसका मतलब है वो अटैक हुआ है पूरी नाटो कंट्रीज पर। यानी रशिया कल को अगर किसी नाटो कंट्री पर अटैक करता है, इसका मतलब है रशिया कुल मिलाकर 30 देशों पर अटैक कर रहा है और वो लड़ाई लड़नी तो काफी मुश्किल हो जाएगी। यही रीजन है कि रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे, क्योंकि यूक्रेन अभी एज अ बफर काम करता है रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में। अब ये सभी तो होगी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक और बॉर्डर वाली बातें, लेकिन आप खुद सोचिए कभी भी किन्हीं 2 देश के बीच झगड़ा हो और ऐसा हो सकता है कि पैसा उसका रीजन ना हो, तो यहां पर भी पैसे का बहुत बड़ा रोल है। असल में रशिया दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है। रशिया यूरोप को 2 तरीके से गैस देता है। एक वो देता है लैंड बेस्ड पाइपलाइन से, दूसरा देता है सी बेस्ड पाइपलाइन से। लैंड बेस्ड पाइपलाइंस जो होती हैं वो यूक्रेन से होकर निकलती हैं और सी बेस्ड पाइपलाइंस जो है वो बाल्टिक सी से होकर निकलती हैं। सी बेस्ड पाइपलाइंस का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1। तो अब कुछ टाइम पहले नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बनाया गया, जो कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 के साथ साथ ही पैरेलली चलती थी बाल्टिक सी के अंदर। अब यूक्रेन का कहना है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है इसकी वजह से
उनके देश पर खतरा आ सकता है। वो कैसे? यूक्रेन का कहना यह है कि कल को अगर रशिया नॉर्ड स्ट्रीम 2 चालू कर देती है तो वो लोग तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 से सारी गैस भेज देंगे यूरोप में। तो जो लैंड बेस्ड पाइपलाइन है जो कि यूक्रेन से जाती है, इसका तो कोई काम ही नहीं रहेगा। रशिया किसी भी वक्त इस सप्लाई को बंद कर देगा, यूक्रेन के अंदर कोई गैस पहुंच नहीं पाएगी। यूक्रेन का यह भी कहना है कि ये जो गैस पाइपलाइन है लैंड बेस्ड, ये एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है यूक्रेन को रशिया के खिलाफ, क्योंकि कल को अगर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन के अंदर तो ये जो गैस सप्लाई है लैंड बेस्ड, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी, यूरोपियन कंट्रीज में गैस नहीं पहुंच पाएगी। और तीसरा बड़ा रीजन ये भी है कि रशिया यूक्रेन को एनुअली देता है 1 बिलियन यूरोज अपनी गैस को रशिया से यूरोप तक ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन टैक्स। तो यूक्रेन को ये टैक्स मिलना बंद हो जाएगा कल को अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 चालू हो जाती है, तो जो अब तक चालू नहीं हुई है, बस अप्रूवल का वेट कर रही है। कुछ एनालिस्ट का यह भी कहना है कि अगर कल को नॉर्ड स्ट्रीम 2 चालू हो जाती है तो यूरोपियन कंट्रीज रशिया पर और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगी, क्योंकि रशिया फिर सिलेक्टिवली उन कंट्रीज को टारगेट कर सकता है उनकी सिर्फ गैस पाइपलाइन की सप्लाई काट के। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? तो बहुत से लोगों ने बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, लेकिन एज अ कॉमन मैन अगर हम सोचें तो इसके 3 पॉइंटर सॉल्यूशन मिलते हैं हमें। पहला पॉइंट ये है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 को चालू कर दिया जाए। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि लैंड बेस्ड जो पाइपलाइन है जो यूक्रेन से होकर निकलती है, इसे भी चलने देना चाहिए ताकि यूक्रेन को यह ना लगे कि उसके इंटरेस्ट को दूसरी कंट्रीज नेग्लेक्ट कर रही हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो है वो है कि यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाएगा और रशिया ये बात किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेगी कि यूक्रेन, जो कि कल को उनका पहले पार्ट हुआ करता था, वो अब जाकर वेस्टर्न कंट्रीज जाकर मिल चुका है। तो ये बात तो रशिया बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब बात करते हैं इंडिया के स्टैंड की। हालांकि पिछले कुछ टाइम से इंडिया ने कोई ऐसा बड़ा कमेंट करा नहीं है इस प्रॉब्लम के बारे में। कुछ दिन पहले यूएस ने कहा था कि अगर इंडिया यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएट कराता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या सोल्यूशन निकलता है और होपफुली कोई बहुत ज्यादा बड़ा ब्लंडर या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इनकी हिस्ट्री क्या है, यूएसए जैसी कंट्रीज इनकी प्रॉब्लम के बीच में क्या कर रही है और पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अपने आने वाली वीडियो में हम एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर दिल्ली ही इंडिया की कैपिटल क्यों है? इतना बड़ा देश है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इतना फैला हुआ है, लेकिन किसी भी और राज्य को कैपिटल क्यों नहीं बनाया गया? तो इसके बारे में अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।